जन्मभूमि टीवी के दर्शकों को अनुराग वर्मा का नमस्कार। मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पाया, लेकिन अब दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, एकदम तैयारी ज़ोर-शोर से चल रही है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी आप लोगों के साथ रूबरू हूँ और दिल्ली के चुनाव के बारे में, दिल्ली प्रदेश के बारे में, जो मेरा 30 साल से पत्रकारिता का अनुभव रहा है, उसके आधार पे आप लोगों को बातें बता सकूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि चुनाव आयोग ने दिल्ली प्रदेश के चुनावों के तारीखों की घोषणा कर दी है। दिल्ली में वोटिंग जो है 70 विधानसभा सीटों पे 5 फरवरी को होगी और रिजल्ट जो है यानी काउंटिंग का जो दिन है वो 8 फरवरी निर्धारित किया गया है। तो 2025 में दिल्ली को एक नई सरकार मिलेगी, नई मिलेगी या वही पुरानी रिपीट होगी ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि सरकार जो अभी जा रही है वो नई मिलेगी। अब हम बात करते हैं दिल्ली के चुनाव के बारे में कुछ चीज़ों की, जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो दिल्ली में नई चुनाव जो 2025 में सरकार बनने वाली है उसकी दिशा और दशा निर्धारित करेगी। दिल्ली में लगातार 3 टर्म 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही। उन्होंने ज़बरदस्त शासन किया, बहुत दबंग महिला थीं, बहुत काबिल महिला उन्हें माना जाता है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली को रूल किया, विकास हुआ, सब काम हुए, लेकिन उनके ऊपर आखिरी टर्म में बहुत बुरी तरह भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसी समय राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुए जिसके आरोप शीला दीक्षित जी पे लगे। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 था। यूपीए 2 की अपनी विफलताएं थी जिसकी वजह से कांग्रेस पे वहां पे भी खूब सारे आरोप लग रहे थे। ऐसे में शीला दीक्षित उन आरोपों को काउंटर नहीं कर पा रही थी और उसी में वही कोड़ में खाज के तौर पे अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन में एक और कड़ी होते थे, वो थे अरविंद केजरीवाल, जो उस समय इतने बड़े मोहरे नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे बड़े होते गए। अन्ना हजारे का आंदोलन बड़ा सफल रहा, बड़ी बातें हुई, खूब पूरे देश में चर्चा बनी और वो ऐसा आंदोलन था जिसने मनमोहन सिंह की सरकार की चूलें हिला दी थी। उसके बाद 2013 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए, उस समय तक बहुत इफ एंड बट चलती रही कि आम आदमी पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएगी। तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, यानी अरविंद केजरीवाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं, लेकिन इन लोग का दावा हमेशा से ये रहा था कि ये राजनीति में नहीं आएंगे, ये आंदोलन के लोग हैं, ये राजनीति सुधारने आए, ये राजनीति करने नहीं आए हैं। और इन्होंने लगातार अपने इस दावे पे बने रहे कि हम राजनीति नहीं करेंगे। एक ऐसा स्टेटमेंट होता तो मुझे याद पड़ता है कि उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि हम राजनीति इसलिए नहीं करेंगे कि जो राजनीति में आता है वो बेईमान हो जाता है, तो हम लोग राजनीति करेंगे नहीं। खैर, वो इफ एंड बट और तरह तरह की बातों के बीच 2013 के चुनाव में एक आम आदमी पार्टी बनी। अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, हालांकि वो छुपाते नहीं थे, वो आंदोलनकारी बन के अपना राजनीतिक एक महत्वाकांक्षा को दिमाग में पीछे रखे हुए थे, जो 2013 में कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये फलीभूत होने जा रही है। आम आदमी पार्टी बनी और इनके पास एक बहुत बढ़िया स्टंट है कि हम पब्लिक से पूछेंगे कि वो क्या चाहती हैं, जो वो हर 2-4 महीने में एक नया शगुफा लेके आते हैं कि जो उन्हें करवाना होता है वो जनता से पूछते हैं, जो उन्हें करना है वो जनता से पूछते हैं और जनता वही जवाब देती है जो वो चाहते हैं। ऐसा सर्वे में अब किसने क्या बोला कोई उसको काउंटर चेक नहीं हो रहा है, या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी ये सर्वे नहीं कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो सर्वे करा रहे हैं या जो जनता से पूछ रहे हैं वो वही है जो जनता ने बोला है या वो है जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं। तो इसी तरह से 2013 का चुनाव आम आदमी पार्टी झाड़ू के सिंबल के साथ आई। और झाड़ू भी सिंबल इन्होंने क्यों चुना था कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति में सफाई करने आए हैं, राजनीति में एक शुचिता लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये झाड़ू इनका सिंबल एकदम इनके जो
पार्टी लाइन है उसके साथ जाता है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के, आज के अरविंद केजरीवाल, 2025 के अरविंद केजरीवाल और 2013 के केजरीवाल, 2012 और 13 के केजरीवाल में जमीन आसमान का फर्क है। आप चाहे बातें देखें, राजनीतिक विचारधारा देखें, पब्लिक पोस्चरिंग देखें, किसी भी मामले में आज एकदम 180 डिग्री का परिवर्तन आ चुका है। उस समय सबसे कमाल की चीज यह थी कि शीला दीक्षित जी पे एक भ्रष्टाचार का जो आरोप था और राजनीति में बेईमानी की और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की बात जो करी गई थी, वो ऐसे करी गई थी कि शीला दीक्षित के घर में 12 एसी लगे हैं। ये उन्होंने इस तरह से पब्लिक को दिखाया था कि 12 एसी मुख्यमंत्री के घर में लगना एक राष्ट्रीय संसाधनों का बुरी तरह दुरुपयोग है। और आज जब हम ये सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में 200 एसीज का लोड सैंक्शन है, तो मुझे लगातार वही बात याद आती है कि अगर 12 एसी भ्रष्टाचार का नमूना था या 12 एसी राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग था, तो 200 एसी क्या है, ये दिल्ली के वोटर को तय करना पड़ेगा। मैं कोई यहां राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये, अब आता हूं मैं उस जगह जहां पे आम आदमी पार्टी का कैसे उदय हुआ, कैसे वो सत्ता में आई, कैसे उसने लगातार 10 साल 12 साल दिल्ली में शासन किया और एक बार फिर वो ताल ठोक के खड़ी है, सरकार बनाने के दावे कर रही है। 2013 में जब चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी के पास, आम आदमी पार्टी जी के पास कोई मुद्दा नहीं था। अन्ना हजारे जी राजनीति में आने में, पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कतई इच्छुक नहीं थे। उनका जो रामलीला मैदान से जो आंदोलन हुआ था, जिसने पूरे देश में राजनीति में ईमानदारी की बात की वकालत करी थी और पूरा एक नई तरह की राजनीति की कल्पना करी थी, एक वो परिकल्पना थी जो शायद एक आदर्श स्थिति थी। अरविंद केजरीवाल जी उसी परिकल्पना को ले उड़े, राजनीतिक दल बनाया और दिल्ली में राजनीति शुरू करी। सबसे पहला उनका टारगेट, बीजेपी कहीं पावर में थी नहीं, बीजेपी बहुत कमजोर थी दिल्ली प्रदेश में, क्योंकि 15 साल से उनकी सरकार नहीं थी। एक जो बड़े नेता के तौर पे दिल्ली को आखिरी बड़ा नेता मिला था वो मदन लाल खुराना जी मिले थे। उसके बाद कोई भी ऐसा स्ट्रांग नेता नहीं मिला जो पार्टी को एकजुट रख पाता और सरकार बनाने की दावेदारी कर पाता या कोशिश कर पाता। उसके बाद कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगना शुरू किए। खैर, भ्रष्टाचार था भी उस समय कि तुरंत कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जिसमें हर फाइल में बेईमानी की चीजें निकाल के अरविंद केजरीवाल ने पेश करी। कॉमनवेल्थ गेम्स एक तरह से, दूसरी तरह से देखा जाए कि बहुत ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार की बातें करी गई थी और रहा भी होगा, भ्रष्टाचार था भी उसमें। और पूरा शीला दीक्षित जी उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहां भी 2G 3G सब तरह के कोलगेट सब तरह की चीजें थी। तो पूरा ऐसा माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस की सरकारें दिल्ली से लेकर केंद्र तक भ्रष्टाचार में लिप्त थी और इसका लाभ अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया। और 2013 में उन्होंने कांग्रेस का वोट बैंक, बीजेपी का वोट बैंक उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं काटा, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक, वो जब सरकार में ही नहीं थे तो उनका वोट बैंक कोई ऐसा सच था नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान किया, लेकिन कांग्रेस का उन्होंने मेजर वोट बैंक काटा। और 2013 के चुनाव में पहली बार जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट्स नहीं है, जिसके पास कोई कैडर नहीं है, जिसके पास कोई संगठन नहीं है, जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, उस पार्टी ने 30% कांग्रेस का वोट काटा और 28 सीटें जीती। लोगों ने लगा कि आंदोलन किया है और जनता को यह कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया है। लेकिन अब यहां पे एक बड़ा मेजर ट्विस्ट आया। हंग असेंबली आ गई, ना बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला, 35 सीटें चाहिए, 36 सीटें चाहिए थी दिल्ली में, 36 सीटें नहीं मिली बीजेपी को 33 सीटें मिली। अब दिल्ली में बीजेपी को ना कांग्रेस सपोर्ट करनी थी, ना आम आदमी सपोर्ट करनी थी। तो
केजरीवाल जी ने कांग्रेस से सपोर्ट लेके कुछ दिन सरकार चलाई, जिसको भ्रष्टाचारी बता के उन्होंने 30 सीटें जीती, जनता को यह बताया कि कांग्रेस बेईमान है, मुझे वोट दो, उसी से सपोर्ट लेके उन्होंने सरकार बनाई। फिर ऐसी सरकारें जैसे चलती हैं वैसी चली और 2015 में वो सरकार गिरी और दोबारा से चुनाव हुए दिल्ली में। अब यहां तक जो केजरीवाल जी की पोस्चरिंग थी वो बहुत ही ईमानदार नेता की थी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ईमानदारी से काम किया है और दिल्ली को आगे ले जाने में उनके पास बहुत विज़न है, पढ़े लिखे हैं, इस टाइप की उन्होंने पोस्चरिंग करी हुई थी। उसका लाभ लेते हुए इन्होंने फिर कांग्रेस के एक मेजर वोट बैंक को फिर से उड़ाया और करीबन 55% वोट के साथ 67 सीटें दिल्ली में जीती। बीजेपी को सिर्फ 32% वोट मिले और सिर्फ 3 सीटें मिली। तब तक ये देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का दूसरा टर्म था, या और अगर फुल टेन्योर की बात करी जाए तो पहला था। इसमें धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी के जो दावे थे, जो उन्होंने अपने आंदोलन के टाइम पे और जो पार्टी बनी थी उस समय की कि हम राजनीति में आए क्यों, इसकी धीरे धीरे कलई खुलने लगी। जब इनके नेता बड़े बड़े बंगले लेके बैठ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बैठ गए, उसी दौरान आईएएस अफसरों के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, सारे सरकारी महकमों के साथ इनके लड़ाई झगड़े, विरोध सामने आने लगे। और जो अब चूंकि सरकार चलाने का तो अनुभव था नहीं इन लोगों को, ये तो आंदोलन कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, तो इनको सरकार चलाने से ज्यादा सरकार क्यों नहीं चल रही है इसके बहाने ढूंढने में इन्होंने समय लगाया कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, हमको आईएएस ऑफिसर काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही है, हमें दिल्ली पुलिस काम नहीं करने दे रही है, हमें जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है उस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। इनके पास कुछ ना कुछ बहाना था जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किसी तरह सरकार चलाते रहे। अब हमारे देश की जनता भी बहुत भोली है। 2020 का चुनाव आया, उसमें फिर आम आदमी पार्टी को करीबन 54% वोट मिला। हालांकि इस बार थोड़ा सा बीजेपी ने 4-5%, 6% गेन किया और 39% के साथ उनको 8 सीटें मिली। कांग्रेस को 5% वोट मिले और 0 शेयर सीटों में मिला। यानी जो पार्टी 15 साल से शासन कर रही थी, मात्र 6-7 साल के अंदर वो 0 सीट पे पहुंच गई। शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था, जो था, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की फैंसी बातें ज़्यादा पसंद आने लगी। केंद्र में भी अब कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, वहाँ पे भी उनका वो जो इम्पैक्ट था, राहुल जी फ्रंट में आ गए थे, तो कुछ असर जो है कांग्रेस पार्टी खो रही थी और इसका असर दिल्ली में कम से कम दिख रहा था। अब यहाँ जो आम आदमी पार्टी का प्रॉपरली दूसरा टर्म आया, ये अपने आप में जो भी भ्रष्टाचार के अभी तक मापदंड थे या जो है जो अभी तक नजीर थे, उसके कहीं आगे जाके इस बार अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने पेश किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था शराब घोटाला। उस समय दिल्ली में, मैं तो कहूंगा, मैं एक शब्द यूज करूंगा, हाहाकार मच गई जब अरविंद केजरीवाल ने नई आबकारी नीति को लागू किया और उस नीति के तहत दिल्ली में आप एक शराब की बोतल खरीदें और दूसरी शराब की बोतल फ्री पाएं। जैसे ये ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियां जो हैं खाने पीने के सामानों पे कर रही हैं कि एक बिस्किट खरीदिए दूसरा बिस्किट मुफ्त पाएं। पूरे दिल्ली शहर में प्रत्येक जगह ठेके खुल गए। कोई स्कूल ऐसा नहीं बचा जिसके बगल में ठेका नहीं था, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं बचा जिसके बगल में ठेका नहीं था, कोई अस्पताल ऐसा नहीं था जिसके बगल में ठेका नहीं था, और उन ठेकों पे लंबी लंबी लाइनें नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी की आबकारी नीति ने दिल्ली को एक मिनी मैखाना बना दिया था, जो
अभी मैं फिगर्स देख रहा था कि उस शराब नीति के तहत अपने कुछ दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने दिल्ली सरकार के जो एक्सचेकर है, जो खजाना है, उस पे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान किया। उस शराब नीति के वजह से जो दिल्ली का व्यक्ति कहीं भी जाता था तो उसको यह माना जाता था कि यह तो शराबी होगा। जिस प्रदेश में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मुफ्त मिल रही है, वहां पे शराब पीने वालों की शराबियों की क्या हालत होगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो नई शराब नीति के तहत जो दिल्ली को शराब की बोतल के साथ साथ जो उनके माथे पे एक काला दाग दे दिया, उनके चरित्र को जिस तरह से उन्होंने कलंकित कर दिया, वो शायद कोई मुख्यमंत्री ने पूरे देश में कहीं नहीं किया होगा। अब दिल्ली में 2025 में चुनाव जो हो रहे हैं, जो हो सकता है अरविंद केजरीवाल की तीसरी बार वो फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी में आए, हो सकता है भाजपा इनको कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे और जिस तरह से केंद्र में पोजीशन है, हो सकता है कि वो अच्छी टफ फाइट दे दे। और सबसे मजेदार चीज इस बार यह है कि कांग्रेस जो है बड़ी दमदारी से दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अब इसमें क्या राहुल गांधी इतनी दमखम से चुनाव लड़ा? नहीं। इस बार जो स्टेट कांग्रेस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। उनको यह लग रहा है कि अगर वो एग्रेसिव नहीं होंगे, वो केंद्र के भरोसे रहेंगे, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम 10 से 12 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी पूरी दमखम के साथ लड़ रहे हैं। और सबसे मजेदार चीज यह है कि जो दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित जी खुद अरविंद केजरीवाल के सामने विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक ऐसा प्रयोग है, जो प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में किया था, वो शीला दीक्षित के सामने जाके खड़े हुए थे। तो अब यही दोहराया जा रहा है। नई दिल्ली बड़ी सेंसिटिव सीट है, ऐसा माना जाता है जो भी नई दिल्ली से जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि शीला दीक्षित जी के पहले कभी ऐसा नहीं था, लेकिन शीला दीक्षित जी के टाइम से ये एक मुद्दा बन गया। जो सबसे बड़ा खेल होने वाला है वो है भ्रष्टाचार, कि सबसे बड़ा जो मुद्दा बनने वाला है कि भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। अब जनता किसके लॉजिक को, किसके मुद्दे को सही समझती, गलत समझती, ये 8 तारीख को पता चलेगा। आम आदमी पार्टी के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा सेटबैक उनको लगा, वो लगा कि उनके सारे के सारे बड़े नेता जेल की यात्रा कराए, और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। मनीष सिसोदिया हो, जैन हो, सत्येंद्र जैन हो, आपके संजय सिंह हो, और खुद अरविंद केजरीवाल जी हो। यहां तक कि जो कोर्ट की रूलिंग ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जीतते भी हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। अब जो फाइल नहीं साइन कर, वो ऑफिस नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते कम से कम। उसके बाद शराब घोटाला, शराब घोटाले की जो खुशबू है वो इनको बहुत दिनों तक परेशान करने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी ने कसमें खा खा के यमुना जी को साफ करने का दिल्ली वालों से वादा किया था। जो यमुना नदी का मुद्दा है वो दिल्ली शहर में बहुत बड़ा मुद्दा है, दिल्ली शहर की लाइफलाइन है, और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो यमुना नदी के आसपास होते हैं। तो वो एक दिल्ली शहर के लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जिसकी सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। साफ पानी कि साफ ड्रिंकिंग वाटर घर घर पहुंचाना, यह अरविंद केजरीवाल जी का वादा था, वो भी नहीं हो पाया। अब एक चीज और भी है, ये मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये वो मुद्दे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी और कांग्रेस घेर रही है। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी के पास भी कुछ प्लस पॉइंट हैं जो हो सकता है कि वो उनको फिर से 2025 में सरकार उनकी बनवा दे। उनके पास है एक कला, वो है कुछ भी वादा कर देने की।
जो फ्री बीज की यानी फ्री की रेवड़ी बांटने की जो राजनीति थी, उसके जनक अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार फिर से दिल्ली में यह वादा किया है कि वो 2100 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे। अब वो होगा या नहीं होगा, उन्होंने पंजाब में भी वादा करके रखा हुआ, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए हैं। उसके बाद आता है उनके पास जो झुग्गियों का वोटर है, उसकी जो मनोविज्ञान है, उसको जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने डिकोड किया, वो राजनीति में कोई धुरंधर ही कर सकता है, और वो उन्होंने आते ही कर लिया था। नहीं तो कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से वर्ग, समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में इस तरह से एक दूसरे के सामने आमने नहीं कर दिया था, उनमें एक मतभेद नहीं उत्पन्न कराए थे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कराए। कि जो दिल्ली शहर का जो झुग्गी इलाका था, वो किस तरह से जो धनाढ्य वर्ग है या मध्य वर्ग है, उसके खिलाफ हो गया, और अरविंद केजरीवाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर मान लिया कि ये हमारे बीच का है और ये हमें वो दर्जा दिलाएगा जो उसके पास ऑलरेडी है। वो मिला या नहीं मिला वो दूसरी बात है। मैंने ये कहा कि इन्होंने उसको डिकोड किया हुआ है, और कोई ना कोई पत्ता फिर वो खेल सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा जो है उनके पास एज जो है, वो है झूठों का पुलंदा। अब इस बार उनके पुलंदे से 5 फरवरी से पहले पहले क्या क्या निकलता है, यह देखना होगा। तो दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी हम लोग एक नए मुद्दे पे, दिल्ली चुनाव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है, उस पर बात करने के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।